तो गाइस अब हम नेक्स्ट चैप्टर प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज वाले चैप्टर की अमेंडमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्या है ये अमेंडमेंट, जरा इसकी समझते हैं अमेंडमेंट्स को। देखो, तुम्हारे को ये स्टार्ट करने से पहले प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो प्रोस्पेक्टस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज की जो प्रोविजंस है वो चैप्टर 3 के कंपनीज एक्ट में दिए गए हैं, चैप्टर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर दिए गए हैं, जहां पे आपको सेक्शन पढ़ाए जाते हैं 23 से लेकर 42 तक। चैप्टर 3 मेरी बुक का चैप्टर 3 नहीं, आपको पता होगा कंपनी एक्ट में टोटल में 29 चैप्टर्स है, तो कंपनी एक्ट का चैप्टर 3 उधर इसके प्रोविजन दिए गए हैं। किसके प्रोविजंस? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के प्रोविजंस वहां दिए गए हैं। और वहां पे ये चैप्टर क्या बोलता है, बड़े ध्यान सुनना। कहता है, आपको पता है इसमें एक सेक्शन है 23 जिसके अंदर अमेंडमेंट आई है, पहले मेनली अब वही पढ़ेंगे। इसमें एक सेक्शन 23 है जो डील करता है मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर। किसमें डील करता है? मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, कि एक कंपनी किस किस तरीके से सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। जब मैं तुम्हारे को बोलूं सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटीज आर वाइडर टर्म देन शेयर, इट इंक्लूड्स शेयर्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एवरीथिंग। तो सिक्योरिटी में सब कुछ कवर होता है। सिक्योरिटी एक वाइडर टर्म है शेयर से। तो सेक्शन 23 मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज में डील करता है। और अगर मैं 23 के हिसाब से बात करूं तो इसमें फिर मैं दो कंपनी डिवाइड कर देता हूं। एक है प्राइवेट कंपनी और एक है पब्लिक कंपनी। एक है प्राइवेट कंपनी और एक है पब्लिक कंपनी। सेक्शन 23 ये कहता है कि एक पब्लिक कंपनी 4 तरीके से सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। 4 तरीके से, थ्रू पब्लिक इशू, थ्रू राइट इशू, थ्रू बोनस इशू और थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। मेनली प्राइवेट प्लेसमेंट। ऑल्दो वैसे वो इशू तो कई सारे होते हैं, स्वेट इक्विटी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, वो अलग चीजें हैं, लेकिन मेनली जो सिक्योरिटी इशू करने के जो मेथड होते हैं वो 4 होते हैं: पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। और अगर मैं प्राइवेट कंपनी के हिसाब से बात करूं तो इसमें 3 होते हैं। एक होता है राइट इशू, एक होता है बोनस इशू, बोनस इशू, और एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। अच्छा, अगर तुम्हें समझ आया तो इसमें एक चीज कवर नहीं हो रही, क्या? पब्लिक इशू। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी को पब्लिक इशू लाना मना है। वो चीज यहां नहीं लिखी हुई, वो चीज सेक्शन 2 क्लॉज 68 में, जहां पे सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अंदर जहां पे प्राइवेट कंपनी डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज 68 में प्राइवेट कंपनी की डिफाइन डेफिनेशन है, जहां पे प्राइवेट कंपनी डिफाइन है, वहां पे क्लियर कट लिखा हुआ, आप लोगों ने मेरे से पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक इशू लाना टोटली मना है। पब्लिक कंपनी पे, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक इशू लाना टोटली प्रोहिबिशन है, मना है, वो ला ही नहीं सकती। 2 क्लॉज 68 की 3rd रिस्ट्रिक्शन थी, तो इसका मतलब प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू ला ही नहीं सकती। इसलिए देखो, तुमने यहाँ पे भी 23 को अगर उससे लिंक कर दो तो यहाँ समझ आ गया कि यहाँ पे जब क्योंकि वो नहीं ला सकती, इसलिए यहाँ पे पब्लिक इशू लिखा ही नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक इशू लाना अलाउड नहीं है। अच्छा, एक चीज समझना, मैं तुम्हें ना बड़ा एक सिंपल सा कंसेप्ट समझाता हूं, बड़ा लॉजिकल पॉइंट है, बहुत सारे टीचर गलत समझाते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूं, समझने वाली चीज है ये। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने कहीं से ये नहीं बोला कि प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती। मैं कहीं से ये नहीं बोल रहा कि प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है, लेकिन पब्लिक इशू के रूट से नहीं करेगी। पब्लिक इशू के रूट से नहीं करेगी। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, तुमने एक शब्द सुना भी, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट किसको होती है? अगर मैं तुम्हारे से बताऊं तो प्राइवेट प्लेसमेंट होती है आइडेंटिफाइड पर्संस को।
प्राइवेट प्लेसमेंट का कंपनी लॉ के अंदर अगर मैं तुम्हारे से सेक्शन की बात करूं तो वो है सेक्शन 42, और वो ये बोलता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट हमेशा किसको होती है, आइडेंटिफाइड पर्संस को होती है। अच्छा, आइडेंटिफाइड का मतलब है जिनको आप जानते हो लेकिन आपकी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है, जिनको आप जानते हो लेकिन वो आपकी कंपनी के क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है, आउटसाइडर है, मतलब जनरल पब्लिक है, लेकिन आप उन्हें जानते हो, ऑलरेडी जानते हो आपके, और जब आप उनको जानते हो इसलिए आपने उनका कंपनी अपने रिकॉर्ड में नाम डाल लिया है। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, मैं हूं और मेरा भाई है, हम दोनों ने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बनाई हुई है, ध्यान से सुनना, हम दोनों ने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बनाई हुई है। अब हमारे को लग रहा है यार हम दोनों ने जितना पैसा लगाया था वो सफिशिएंट नहीं है, थोड़ा सा और पैसा लेते, थोड़े से और शेयर होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो मैं अपने फैमिली मेंबर को नहीं लेके आ रहा, मैं क्या करता हूँ, मेरी गली के अंदर 2-4 लोग और रहते हैं, मैंने उनको इन्वाइट करा कि तुम लोग मेरी कंपनी के शेयर होल्डर बनोगे, उन्होंने कहा बनेंगे। साथ में मैंने उनको बोला कि तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में अगर तुम्हारे कोई दोस्त हो तो उनको हमारी उनसे भी मीटिंग करवा दो, हम उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं, उनको भी अगर वो भी बनना चाहेंगे तो नहीं बना देंगे। इसका मतलब अगर तुम्हें समझ आ रहा हो कि मैं डायरेक्टली उन्हें ऑफर दे रहा था कि मेरी कंपनी के शेयर होल्डर बनोगे, इसका मतलब वो मेरे लिए, क्योंकि मैं उन्हें जानता हूं तो मैं उन्हें ऑफर दे रहा हूं ना, इसका मतलब वो है तो जनरल पब्लिक ही, मेरे कोई रिश्तेदार थोड़ी है, मेरे कोई फैमिली मेंबर थोड़ी है, गली मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन वो आइडेंटिफाइड पर्सन है, उन्हें मैं जानता हूं। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी, अच्छा इसका मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट तो यहां भी हो सकती है, और प्राइवेट प्लेसमेंट किसको होती है, आइडेंटिफाइड पर्सन को। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट के रूट से करेगी, पब्लिक इशू के रूट से नहीं करेगी। इसका मतलब जैसे, अच्छा पब्लिक इशू में क्या होता है, हमारी कंपनी एडवर्टीजमेंट निकाल देती है, इनवाइट करती है लोगों को कि हमारी कंपनी 1 लाख शेयर लेके आ रही है, मान लो एग्जांपल लेके बात करते हैं, एट ₹100 ईच, जिसको खरीदने खरीद लो, यही होता है पब्लिक इशू। तो वहां हमें खुद भी नहीं पता होता कि ऑल ओवर इंडिया से कौन अप्लाई करेगा, लेकिन जब हम प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं तो हमें पता होता है कि हम किसको शेयर दे रहे हैं, हम ऑलरेडी उनको जानते होते हैं, आइडेंटिफाइड पर्सन होते हैं तो वो हमारे लिए जनरल पब्लिक है, हमारे कोई रिश्तेदार फैमिली मेंबर नहीं है, लेकिन वो आइडेंटिफाइड पर्सन ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन जब पब्लिक इशू में बंदा खरीदता तो हमारे लिए आइडेंटिफाइड नहीं होता, वो तो जो मर्जी खरीदे, जैसे मर्जी खरीदे। इससे एक चीज निकल के क्या आई कि प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी हो, पब्लिक कंपनी को तो खैर कोई भी मना ही नहीं है, तो प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट के रूट से करेगी, पब्लिक इशू के रूट से नहीं करेगी। ये मैंने इसलिए बताई ये बात कि मैं बहुत सारे टीचरों की वीडियो देखता हूं, अपनी वीडियो में सिखा रहे होते हैं कि प्राइवेट कंपनी ना खाली प्राइवेट लोगों को शेयर इशू करती है। अब मैंने 2 बार तो मैं सोचता रहा वीडियो देख के कि प्राइवेट लोग क्या होते हैं, फिर उसके बाद उस टीचर ने समझाया, प्राइवेट लोग मींस जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, सॉरी, प्राइवेट लोग मींस जो हमारे फैमिली मेंबर है, क्लोज रिलेटिव है, जानकार हैं, अंदर अंदर घर में रहते हैं। मैंने कहा ये कौन सा लॉजिक था, तो ये बकवास है। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने डमी पे आर्टिकलशिप करी है और पढ़ा रहे हैं, या ये वो लोग हैं जिनको खुद भी इतनी समझ नहीं है, बस जैसे तैसे आता है पढ़ा पढ़ू रहे हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट समझ आ गया। अच्छा, दूसरा शब्द क्या है यहाँ पे, बोनस इशू। बोनस इशू और राइट इशू में क्या फर्क होता है, राइट इशू भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, जहां पे राइट इशू का मतलब ही क्या होता है, जहां पे पहला राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है कि हमारी कंपनी के शेयर खरीद लो, वो नहीं खरीदेंगे तो बाहर बेचेंगे, तो इसका राइट इशू की पहला राइट उनको दिया जा रहा है, और ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है जो ऑलरेडी शेयर होल्डर होते हैं। और बोनस इशू भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, लेकिन यहां पे जो शेयर्स दिए जाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। पब्लिक इशू तो होता है, ये किसको दिया जाता है, जनरल पब्लिक को, कोई भी खरीदे। और बाकी आपको पता ही है, राइट इशू बोनस इशू किसको दिए जाते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। राइट इशू जो होता है ना वो फेवरेबल प्राइस पे दिया जाता है। राइट इशू क्या होता है, देते एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही है, लेकिन नॉर्मल मार्केट प्राइस से थोड़ा कम प्राइस पे देते हैं ताकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अट्रैक्ट हो खरीदने के लिए। और बोनस इशू तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया जाता है। तो आपको ये फर्क समझ आता है चारों में। जब एक कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है दैट इज पब्लिक इशू, जब एक कंपनी आइडेंटिफाइड पर्सन शेयर अलॉट करती है उसमें प्राइवेट प्लेसमेंट, जब एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही राइट देती है कि तुम पहले तुम खरीद लो, तुम नहीं खरीदोगे तो बाहर बेचेंगे, दैट इज राइट इशू, और वो फेवरेबल प्राइस पे दिया जाता है, थोड़ा सा प्राइस कम होता है मार्केट प्राइस से, और बोनस इशू फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। और प्राइवेट कंपनी खाली 3 ही रूट से आ सकती है, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। ये सेक्शन 23 यहां तक बात बोलता है जो मैंने तुम्हारे को समझाई, ये लिखी हुई है यहाँ पे। तो देखो कहता है अमेंडमेंट 1, पहले हम पढ़ रहे हैं पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। अब तुम्हें पता ही है सेक्शन 23 चैप्टर 3 किसका, कंपनी एक्ट का, जो किसमें डील करता है, प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में। उसमें चैप्टर 3 में कितना सेक्शन है, 23 से लेकर 42 तक, वो हम पढ़ेंगे। उसके अंदर हम खाली अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं। तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहले पार्ट 1 डील्स विद पब्लिक ऑफर एंड पार्ट 2 डील्स विद प्राइवेट प्लेसमेंट। तो मतलब जो चैप्टर 3 है कंपनी लॉ का, उसके भी 2 पार्ट हैं, एक डील करता है पब्लिक ऑफर में और एक डील करता है प्राइवेट प्लेसमेंट में। और तुम्हें नॉलेज के लिए बता दूं, पब्लिक ऑफर में जो सेक्शन लगते हैं वो लगता है 23 से, जो पार्ट 1 है उसमें सेक्शन लगता है 23 से लेकर 41 तक,
और प्राइवेट प्लेसमेंट में सेक्शन लगता है, वो लगता है खाली अकेला 42। अब नीचे आते हैं तो अब 23(1) देखते हैं क्या बोलता है। सबसे पहले 23(1), अच्छा 23(1) किसकी बात कर रहा है? अपब्लिक कंपनी। पब्लिक के बारे में बात कर रहा है, प्राइवेट के बारे में बात नहीं कर रहा। अब पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज पहला टू पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस। अच्छा थ्रू प्रोस्पेक्टस मींस पब्लिक इशू की बात हो गई, और थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, और थ्रू राइट इशू और बोनस इशू। ये वो वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। पब्लिक चारों पॉइंट कवर हो गए, पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। और फिर प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करें तो नीचे क्या बोलता है? प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटीज दो रूट से, थ्रू राइट इशू या बोनस इशू, या फिर थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब पब्लिक इशू कवर नहीं है, तो ये राइट इशू, बोनस इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक इशू कवर नहीं है। ये हो गया। अब ये जो सेक्शन 23(2) तक तो पहले से था लॉ में, 23(3) और 23(4) अब नए सेक्शन इंसर्ट किए गए हैं, सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 और 23 सबसेक्शन 4। अब ये क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 क्या बोलते हैं? ये दोनों कंपनी अमेंडमेंट 2020 में ऐड हुए हैं। पहला सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 लेज डाउन है सच क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी। पहली बात तो है सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 खाली किस पे लगेगा? पब्लिक कंपनी पे लगेगा। मे इशू सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज फॉर द पर्पस ऑफ लिस्टिंग ऑन परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज इन फॉरेन जुरिस्डिक्शन और सच अदर जुरिस्डिक्शन एज मे प्रिस्क्राइब। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब समझो क्या है। पहले तो मैं इंडिया के हिसाब से बताता हूं। हमारे इंडिया में ना एक रूल है, हमारी इंडिया के अंदर एक रूल है कि जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लेके आती है, तो वो दो तरीके के पब्लिक इशू होते हैं। एक होता है आईपीओ, एक होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ, और एक होता है फर्दर पब्लिक ऑफर, एफपीओ। आईपीओ, एफपीओ। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स लेके आती है मार्केट के अंदर पब्लिक इशू के रूप से, मैं ये नहीं बोल रहा कि कंपनी बनी फर्स्ट टाइम है। मान लो कोई कंपनी 2010 में बन गई, मान लो एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, ये 2010 में बन गई, तो ये अनलिस्टेड थी, तो इन्होंने शेयर्स तो उस टाइम पे भी इशू करे होंगे प्राइवेट अरेंजमेंट के थ्रू। शेयर्स इन्होंने उस टाइम पे इशू करे थे, कंपनी अच्छी खासी चल रही है 2010 से। इनको 2000 मान लो 20 में मूड हुआ कि हम पब्लिक इशू लेके आ रहे हैं। अगर ये 2020 में पब्लिक इशू लेके आते हैं, तो जो फर्स्ट टाइम ये पब्लिक इशू लेके आएंगे उसे हम बोलेंगे आईपीओ, क्योंकि इनके लिए फर्स्ट टाइम है। इससे पहले ये बन तो चुके थे, लेकिन इन्होंने पब्लिक इशू कभी नहीं लाए थे। पहले प्राइवेट अरेंजमेंट के थ्रू क्लोज रिलेटिव्स में या अड़ोसी पड़ोसियों को शेयर इशू करे हुए थे। 2020 में इनका मूड बना कि जनरल पब्लिक को अट्रैक्ट करते हैं और पब्लिक इशू लेके आते हैं। तो जब ये फर्स्ट टाइम लेके आएगी पब्लिक इशू, पब्लिक में शेयर लेके आएगी, जनरल पब्लिक को इन्वाइट करेगी, उसे बोलते हैं पब्लिक इशू, आईपीओ। और लॉ ये बोलता है कि जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लेके आती है तो सेक्शन, अच्छा पब्लिक इशू के प्रोविजन सेक्शन 23 वगैरह में दिए गए हैं। सेक्शन 40 ये बोलता है जैसे ही कोई कंपनी पब्लिक इशू लेके आती है, देन इट इज मैंडेटरी फॉर दैट कंपनी टू लिस्ट इट्स सिक्योरिटीज ऑन वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो सेक्शन 40 ये बोलता है कि उसके लिए लिस्टिंग मैंडेटरी है। जो भी कंपनी पब्लिक इशू लेके आ रही है उस कंपनी को लिस्टिंग करानी मैंडेटरी है, और वो लिस्टिंग कहां करवाएगी? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे। अच्छा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में बहुत सारे हैं। लोग ये समझते हैं कि खाली एनएससी और बीएससी ही रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है। इंडिया में बहुत सारे हैं, वो अलग बात है कि मेजरली चलते दो ही हैं, एनएससी बीएससी। सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वही होती है एनएससी बीएससी पे, लेकिन ऐसा नहीं कि खाली वही है, इससे बहुत सारे ज्यादा भी हैं। मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं। सेबी की साइट पे ले जाकर रिकॉग्नाइज इंटरमीडियरी स्टॉक एक्सचेंजेस, ये रहे। तो अब तुम अगर देखोगे तो ये सब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज तभी इनकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। तो देख लो, इनको सबको रिकॉग्निशन मिली हुई है। कब तक है? यहाँ तक। तो इसमें कौन कौन आ रहा है? बीएससी लिमिटेड, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, आईएनएक्स बोलते हैं इसको, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसको यह मेट्रोपॉलिटन हो गया। एक होता है मल्टी कमोडिटी, इसको एमसीएक्स भी बोलते हैं।
नेशनल, ऐसे कर कर आके नो आ रहे हैं। तो मैं दिखाना क्या चाह रहा था कि इसका मतलब तुम समझो कि किस किस में ट्रेडिंग करते हैं ये भी बता रहे हैं। तो समझ आता होगा कि ये खाली रिकॉग्नाइज हम बोलते हैं। तो ये देखो एनएससी बीएससी तो आ ही रहे हैं, देखो ये बीएससी यहाँ आ रहा है ना, और एनएससी नीचे आ रहा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मगर ये नहीं है कि खाली ये यहीं तक है, दो ही होते हैं मेनली, ये दो डील दिखते हैं हमारे को, इसलिए हमें लगता है दो हैं, लेकिन दो से ज्यादा भी होते हैं रिकॉग्नाइज। तो सेक्शन मैंने क्या बताया, पब्लिक इशू जब तुम एक बार लेके आओगे तो 23 के अकॉर्डिंग लेके आ रहे हो, 23 ने अलाउ करा कि आप पब्लिक इशू ले आओ, पब्लिक कंपनी है तो। और 40 ये बोलता है कि जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लेके आएगी फर्स्ट टाइम, तो उसको एक बार, क्योंकि एक बार ले आई उसके बाद लिस्टिंग हो गई तो फिर तो उसके बाद लिस्ट है ही ना। एक बार जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम आईपीओ लेके आएगी तो उसको लिस्टिंग करानी मैंडेटरी है। उसके बाद जब भी देखो आईपीओ होता है जब कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू लेके आती है, और एक बार जब वो पब्लिक इशू ले आई उसके बाद वो लाइफ में जितनी बार भी पब्लिक इशू लाएगी वो सब क्या कहलाएंगे, फर्दर पब्लिक ऑफर कहलाएंगे, एफपीओ कहलाएंगे। तो इसके लिए 40 में लिस्टिंग करानी मैंडेटरी। अच्छा, लिस्टिंग कराने का रीजन क्या होता है, फ्री ट्रेडेबिलिटी, ताकि शेयर इजीली खरीदे बेचे जा सके, लिस्टिंग से इजीली खरीदे बेचे जा सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है, तो 23 ने तो ये बोला कि जब भी कोई कंपनी पब्लिश लाएगी तो उसको 40 में लिस्टिंग करानी मैंडेटरी है। मगर अब यहाँ पे 23 क्या बोलता है, कहता है प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी। अच्छा, मगर ये जो लिस्टिंग हो रही है कहां हो रही है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे हो रही है, इंडिया के बाहर नहीं हो रही। कहां हो रही है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे हो रही है। मतलब इंडिया के जो एनएससी बीएससी या अदर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे लिस्टिंग कराने की बात कर रहा है, आउटसाइड इंडिया की बात नहीं कर रहा। लेकिन अब जो सेक्शन 23(3) लाया गया है ये आउटसाइड इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लाया गया है कि फ्यूचर में ऐसी क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी बताई जा सकती हैं जो ऐसी क्लास ऑफ सिक्योरिटी इशू कर सकती है। ना तो अभी तक ये बताया कि कौन सी क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी, ना भी ये बताया कौन सी क्लास ऑफ सिक्योरिटी। जैसे इक्विटी शेयर एक क्लास है, प्रेफरेंस शेयर एक क्लास है, डिबेंचर एक क्लास है, लेकिन अभी कौन सी क्लास की बात हो रही है कुछ नहीं बताया आगे। फॉर द पर्पस ऑफ लिस्टिंग ऑन परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज इन परमिसिबल फॉरेन जुरिसडिक्शन आगे एज में प्रिस्क्राइब। मतलब फ्यूचर में वो कह रहा है कि हम ऐसी कंपनियां बता सकते हैं, एज में प्रिस्क्राइब को क्या, प्रिस्क्राइब बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो 23 सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि हम फ्यूचर में ऐसी कंपनियां बता सकते हैं कि अगर वो ये वाली कंपनी ये वाली सिक्योरिटी इशू करेगी तो वो वाली सिक्योरिटी को वो फॉरेन जुरिसडिक्शन में भी लिस्ट करवा सकती है। फॉरेन जुरिसडिक्शन का मतलब है फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में। जैसे आपको पता होगा, न्यूयॉर्क के अंदर, एक डाउ जोन्स है, सुना हो कभी तो, डाउ जोन्स, और एक है नेस्डेक। ये है नेस्डेक है फॉर आईटी कंपनीज, फॉर आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनीज। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी या आईटी कंपनीज वगैरह लिस्टिंग करवाती है तो वो यहां करवाती हैं, और डाउ जोन्स पे अदर देन आईटी कंपनीज ये करवाती हैं। अच्छा, और अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो लंदन में लंदन स्टॉक एक्सचेंज भी है। तो ऐसे बहुत सारे हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, अल्टीमेटली मैं ये समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि ये कह रहा है फॉरेन जुरिसडिक्शन का मतलब है फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज की फ्यूचर में कोई क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी जो बताई जाएंगी, और वो क्लास ऑफ सिक्योरिटी जो वो इशू कर रही है वो भी बताई जाएंगी कौन सी हैं। अगर वो वाली सिक्योरिटीज को वो लोग इंडिया से बाहर फॉरेन जुरिसडिक्शन में बाहर के स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्ट कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। अच्छा, एक चीज समझ आती होगी ना बात, तुम्हें एक चीज तो माइंड में क्लियर होगी कि अगर इन्होंने ये बताया कि फ्यूचर में करवा सकते हैं तो कहीं ना कहीं जब ये प्रोविजन बना है तो इससे रिलेटेड रूल्स भी आएंगे। इन लोगों की पहले से प्लानिंग चल रही होगी, अंदर प्लानिंग चल रही होगी, इससे रूल्स भी आएंगे। इन लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि किस चीज के लिए प्रोविजन बनाया है। हमारे इंडिया में तो वैसे पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चलती है, सब चीजें, सब चीजों के पीछे बैकग्राउंड पॉलिटिक्स ही होता है, तुम्हें आगे जाके समझ आएगा। तो मैं बहुत सारे जब हमारे रेगुलर बैच में जब बच्चे पढ़ रहे थे मैंने समझाता हूँ, जो हमारे प्रॉपर डिटेल वाले लेक्चर लेते हैं मैं वहां पे तो मैं बहुत सारे लॉजिक बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। तो ये अल्टीमेटली मैं समझाना क्या चाह रहा हूं अभी यहाँ पे कि फॉरेन के आने वाले टाइम पे कोई ऐसी पब्लिक कंपनी बताई जा सकती है जिनको इंडिया स्टॉक एक्सचेंज के अलावा अगर फॉरेन वाले स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाना है, और वो सिक्योरिटीज भी कौन सी होंगी वो भी बताई जाएंगी, तो वो लिस्ट करा सकती है। 23(3) ये बोलता है। 23(4) ये बोलता है द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन exempt any class or class of public companies referred to in subsection 3। अच्छा, सबसेक्शन 3 में कौन सी कंपनियां बताई गई हैं, वो वाली पब्लिक कंपनी जो आने वाले टाइम पे फ्यूचर में फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करवाएंगी। फ्रॉम एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, दिस चैप्टर का मतलब क्या, चैप्टर 3। चैप्टर 3 के अंदर क्या आते हैं, सेक्शन 23 से लेकर 42 तक। चैप्टर 4 है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। मैं तुम्हें पहले लिख देता हूं यहां पे, कंपनी एक्ट का चैप्टर 3, कंपनी एक्ट का जो चैप्टर 3 है ये किस में डील करता है,
प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में। और इसमें जो सेक्शंस हैं वो है सेक्शन 23 से लेकर 42 तक। फिर उसके बाद आता है एक चैप्टर 4 कंपनी एक्ट का, जो डील करता है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स में। और उसके अंदर जो सेक्शंस लगेंगे वो है 43 से लेकर 72 तक। प्लस इसके अलावा ये बोल रहा है एक सेक्शन 89 और एक सेक्शन 90। ये दोनों सेक्शन डील करते हैं बेनिफिशियल ऑनर एंड सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर में। और उसके अलावा एक सेक्शन है 127 जो डिविडेंड से रिलेटेड डील करता है। 123 से लेकर 127 तक डिविडेंड के हैं, इसमें डिविडेंड की पेनल्टी वगैरह दी गई है, तो ये डिविडेंड से रिलेटेड है। तो वो कह रहा है कि जो कंपनी सब सेक्शन 3 के अंदर, इस सेक्शन 3 के अंदर फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगी, तो 23(4) के अकॉर्डिंग उस वाली कंपनी को ये वाले प्रोविजंस एग्जम्प्ट होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको इन वाले प्रोविजन से एग्जम्प्ट कर सकती है, मतलब उसको ये वाले सारे प्रोविजंस फॉलो नहीं करने, ये वाले सारे प्रोविजंस फॉलो नहीं करने। मतलब चैप्टर 3 चैप्टर 4, मतलब अच्छा ये वाले प्रोविजन फॉलो नहीं करने, इसका मतलब क्या कि ये वो वाला केस हो गया। अच्छा अगर सपोज कोई कंपनी इंडियन कंपनी है, ध्यान से सुनना, और वो इंडिया में भी लिस्टिंग करा रही है और बाहर भी लिस्टिंग करा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसे ये वाले सेक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है, इंडियन कंपनी, जो बन इंडिया में रही है लेकिन उसकी लिस्टिंग बाहर होगी, कहां होगी, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे, वो खाली लिस्टिंग बाहर ही करवाएगी अपनी। अच्छा जब लिस्टिंग करवाएगी तो उसके लिए तुम्हारे को पता है पब्लिक इशू के प्रोविजंस लगेंगे, और तो वो 23 से लेकर 42 चैप्टर 3 हो गया। उसके अलावा कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो शेयर कैपिटल डिबेंचर के प्रोविजंस लगेंगे, शेयर डिबेंचर इशू करेगी। प्लस बेनिफिशियल ओनर के प्रोविजंस भी उसी से रिलेटेड है। प्लस ऑब्वियसली बात है शेयर इशू करती है तो डिविडेंड वगैरह भी देते हैं, तो ये सारे प्रोविजंस उनको एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। मतलब उनको कंपनी लॉ के ये वाले सारे प्रोविजंस फॉलो नहीं करने। अगर वो कंपनी इंडिया में बनती है और वो ऐसी सिक्योरिटीज इशू करती है जो बाहर इशू करेगी, और वो अपनी लिस्टिंग भी बाहर के स्टॉक एक्सचेंज पे कराएगी, तो उसको फिर कंपनी लॉ के ये वाले प्रोविजंस जो इधर के इंडियन लिस्टिंग वाले हैं या इंडियन शेयर इशू करने वाले प्रोविजन है, उनको ये वाले फॉलो नहीं करने। वो फिर जो बाहर के प्रोविजन होंगे या उनके लिए अलग से जो इंडिया में रूल बनाए देंगे, फिर वो वही वाले फॉलो करें, उनको ये वाले प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये 23(4) में बताया गया। तो 23(3) जो लाया गया, वो 23 सबसेक्शन 3 जो लाया गया, उसमें ये बताया गया कि कुछ क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज को अपने शेयर्स को बाहर वाले स्टॉक एक्सचेंज पर अगर फॉरेन जुरिस्डिक्शन में लिस्ट करवाना है तो वो करवा सकते हैं, और वो कौन से शेयर सिक्योरिटीज होंगी वो फ्यूचर में बताई जाएंगी, और वो कौन सी कंपनी होंगी जिनको अलाउ किया जाएगा वो भी फ्यूचर में बताई जाएंगी, पब्लिक कंपनी पहली बात। और वो पब्लिक ही होंगी, प्राइवेट में सेक्शन नहीं लगेगा। दूसरी बात 23(4) में ये बोला गया कि अगर वो कंपनी अपनी लिस्टिंग बाहर करवाती है और वो करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन कंपनीज को एग्जम्प्ट कर सकती है इन सेक्शन, इन प्रोविजंस की रिक्वायरमेंट से। इन प्रोविजन की रिक्वायरमेंट में मतलब ये वाले सारे प्रोविजंस की रिक्वायरमेंट से, मतलब अगर वो कंपनी फॉरेन जुरिस्डिक्शन में लिस्ट होगी तो उसको ये वाले सारे प्रोविजंस फॉलो नहीं करने। 23(4) ये बोलता है, 23(4) ये बोलता है। ये आपको बात समझ। और नीचे तो बस इतना ही बता रहा है कि पब्लिक ऑफर में क्या क्या आता है, आईपीओ और एफपीओ दोनों आते हैं। अब सेक्शन 26 की अमेंडमेंट क्या है ये देखते हैं। तो गाइस हम अपनी नेक्स्ट अमेंडमेंट करते हैं सेक्शन 26 के अंदर। सेक्शन 26 डील करता है मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। इसका मतलब ये है कि जब आपकी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जब आपकी कंपनी मार्केट में पब्लिक इशू लेके आती है, तो आपको पता है प्रोस्पेक्टस इशू करती है, तो प्रोस्पेक्टस में क्या कंटेंट रहेगा और क्या नहीं रहेगा उसके बारे में सेक्शन 26 में लिखा हुआ है। और सेक्शन 26 तो बहुत ही, मैं कहूँ तो वाहियात सेक्शन है। पहले इसमें बहुत कुछ होता था, लेकिन इसमें बाद में अमेंडमेंट आई थी, उसमें ये लिख दिया गया था कि कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस वो होगा जो सेबी बताएगा। आपको पता होगा जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लेके आती है तो सेबी के रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो पहले क्या होता था कि कंपनी लॉ में कंटेंट अलग बताया होता था, सेबी लॉ में अलग बताया होता था, तो दोनों में कई बार कंट्राडिक्शन हो जाती थी। इसलिए इन्होंने बाद में अमेंडमेंट लाए थे, उन्होंने क्लियर कर लिख दिया था कि प्रोस्पेक्टस का कंटेंट वो होगा जो सेबी बताएगा। प्रोस्पेक्टस कंटेंट वो होगा सच इन्फॉर्मेशन और सच रिपोर्ट जो सेंट्रल सेबी बताएगी सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके। तो इसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था। अब इसी सेक्शन में अमेंडमेंट ये आई है, सब सिर्फ इसके सेक्शन में एक छोटी सी अमेंडमेंट, यहाँ पे मैं पूरा सेक्शन तो नहीं पढ़ाऊंगा, एक छोटी सी अमेंडमेंट है कंपनीज अमेंडमेंट 2020 के अंदर पेनल्टी को लेके, बस
सेक्शन 26(9) में अमेंडमेंट एज पर कंपनीज अमेंडेड एज पर कंपनी एक्ट 2020 में लिख दिया ना, सेक्शन 26(9) में अमेंडमेंट आई है, बस सिर्फ इतनी आई है कि अगर कोई भी कंपनी इस सेक्शन की वायलेशन करती है। अच्छा, इस सेक्शन की वायलेशन करने का मतलब क्या है कि सेबी ने जो कंटेंट बताया था प्रोस्पेक्टस में, आपने वो उस तरीके से नहीं डाला, है ना, तो उस केस में आपके ऊपर जो पहले क्या होता था कि पेनल्टी भी लगती थी, फाइन भी लगता था, प्लस जेल भी होती थी। तो अब उस सेक्शन से जेल हटा दी गई है, बस खाली फाइन लगेगा। लिखा है ना, विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच में 10 to 3 years, पहले जेल भी होती थी, जो कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट होते थे, वो जेल वर्ड हटा दिया गया है। लिखा है ना यहाँ पे, देखो पहले क्या होता था कि 50,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल की जेल होती थी, इन दोनों में से कोई एक चीज, और वो जुर्माना जो है 3 लाख तक लग सकता था, और साथ में कई बार ऐसा भी होता था, और बोथ का मतलब है कि कई बार जज जुर्माना, फाइन प्लस जेल दोनों लगा देता था। लेकिन आज की डेट में अब आपकी जेल वर्ड हटा दिया गया है, तो अब खाली फाइन लगेगा, जेल का कंसेप्ट हटा दिया। इसका मैं कह सकता हूं कि हमने इस सेक्शन को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। कह सकते हैं कि पार्लियामेंट ने इस सेक्शन को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, मतलब इस सेक्शन से क्रिमिनलिटी हटा दी, मतलब क्रिमिनल प्रोविजन हटा दिया, मतलब जेल हटा दी। अब खाली फाइन लगेगा अगर आप इस सेक्शन की वायलेशन करोगे, जेल नहीं होगी, जेल नहीं होगी। फिर नेक्स्ट आता है सेक्शन 40। सेक्शन 40 के तुम्हारे को अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र करा था, मैंने तुमने भी जब सेक्शन 23 मैंने तुम्हारे को पढ़ाया, तो सेक्शन 23 में मैंने तुम्हें ये बताया कि जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लाती है 23 के अंदर, तो उसको सेक्शन 40 के अंदर लिस्टिंग करानी मैंडेटरी है। सेक्शन 40 के अंदर लिस्टिंग करानी मैंडेटरी है। तो अगर कोई कंपनी लिस्टिंग नहीं कराती और सेक्शन 40 की वायलेशन करती है, तो उसके ऊपर जो पेनल्टी है वो यहाँ पे पेनल्टी का अमाउंट, एक्चुअली पेनल्टी मेरे को ना पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आता कि तुम खुद भी पढ़ लोगे, तो ये पेनल्टी का नया सेक्शन है, इधर पेनल्टी चेंज कर दी गई है, पहले अमाउंट कम था, अब अमाउंट को चेंज कर दिया गया, अमाउंट डिफरेंट कर दिया गया, तो ये तुम अपने आप पढ़ लेना। ये पेनल्टी अमेंडमेंट एज पर अमेंडेड एज पर कंपनी एक्ट 2020, इसमें पेनल्टी का अमाउंट चेंज हुआ, बस इतना ही फर्क है इसके अंदर, तो ये पेनल्टी आप खुद पढ़ लोगे। अब मेन अमेंडमेंट जो है ना, अब ये वाली पढ़ाने वाली, जैसे मैंने तुम्हारे को पहले वाली अमेंडमेंट टेक्निकल थी वो मैंने समझाई, जब पेनल्टी के अमाउंट में थोड़ा बहुत चेंज हुआ, सेक्शन में मैंने डाल दिया, तुम्हारे नोट्स में डाल दिया, पेनल्टी का अमाउंट में कितना चेंज हुआ, जेल हट गई हो गया, वो तो तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा, वो तो मैंने डाल ही दिया यहाँ पे। मेन आता है सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट की अमेंडमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट की अमेंडमेंट बड़ी खतरनाक। पहले तो तुम्हारे को अमेंडमेंट छोटी सी है, समझा देता हूँ क्या अमेंडमेंट है, जरा देखो। देखो सेक्शन 42 डील करता है प्राइवेट प्लेसमेंट में, तो पहले थोड़ा सा इसका बेस दे देता हूं, तभी वो अमेंडमेंट समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। सेक्शन 42 डील करता है किसमें, प्राइवेट प्लेसमेंट में। और प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जब आपकी कंपनी शेयर्स बोलना गलत रहेगा, सिक्योरिटीज अलॉट करती है, सिक्योरिटीज अलॉट करती है किसको, आइडेंटिफाइड शेयर होल्डर्स को। देखो आइडेंटिफाइड शेयर होल्डर्स का मतलब होता है जिसको कंपनी जानती है। देखो अगर आपकी कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर देती है, तुम्हारे को मैंने अभी स्टार्टिंग में बता दिया था इस लेक्चर के, तो फिर तो हम क्या कहलाते हैं, उसे राइट इश्यू बोलते हैं। अगर थोड़ा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रोराटा बेसिस पे शेयर दिए जाते हैं, वो प्रोराटा बेसिस पे कैसे दिए जाते हैं वो तो मैं राइट इश्यू की कंसेप्ट में जब बच्चे को समझाता हूं तभी समझाता हूं डिटेल में, अभी तो यहाँ अमेंडमेंट में नहीं समझा सकता, तो जब राइट इश्यू का कंसेप्ट समझाता हूं, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जब शेयर दिए जाते हैं प्रोराटा बेसिस पे, तो उसे हम राइट इश्यू बोलते हैं। लेकिन सपोज तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी है, तुम्हारा आसपास में तुम किसी को जानते हो, तुम्हारे को स्टार्टिंग में अभी बेस दे ही दिया इसका, आइडेंटिफाइड शेयर होल्डर है, तुम उसे जानते हो लेकिन तुम्हारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है वो, तुम उसे पहले से जानते हो और तुम उसे बोलते हो हमारे शेयर खरीदेगा, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट, क्योंकि वो आइडेंटिफाइड है, तुम उसे ऑलरेडी जानते हो। आइडेंटिफाइड शेयर होल्डर बोलना गलत रहेगा, आइडेंटिफाइड पर्सन। शेयर होल्डर तो बाद में बनेगा जब शेयर खरीद लेगा, आइडेंटिफाइड पर्सन को जब आप शेयर देते हो, आइडेंटिफाइड पर्सन को जब आप शेयर देते हो, तो उसे हम शेयर दे दो या सिक्योरिटी डिबेंचर दे दो, तो उसे हम प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। इसमें हम डायरेक्टली, देखो इसमें इन्विटेशन नहीं होता, पब्लिक इश्यू में तो कहता है हम इनवाइट करते हैं लोगों को, जिसको खरीदना खरीदो, फिर लोग आके ऑफर देते हैं, कंपनी अलॉटमेंट करती है। यहाँ कंपनी डायरेक्टली ऑफर देती है कि आप खरीदोगे और सामने वाला एक्सेप्टेंस देगा अगर खरीदना चाहता है या नहीं, तो यहाँ डायरेक्टली कंपनी ऑफर देती है, यहाँ इन्वाइट नहीं करती, डायरेक्टली ऑफर देती है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट का जो कंसेप्ट है, लॉ बोलता है आप प्राइवेट प्लेसमेंट 1 साल के अंदर मैक्सिमम 200% को कर सकते हो। प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में मैक्सिमम 200% को 1 साल में ऑफर दे सकते हो। वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑफर। ऑफर वर्ड पे फोकस कर रहा हूं, ऑफर वर्ड है, अलॉटमेंट वर्ड नहीं है। वर्ड क्या है, ऑफर, कि तुम 1 साल में मैक्सिमम 200 लोगों को ऑफर दे सकते हो, और वो भी फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी, फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा, ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी का मतलब है इक्विटी अलग, प्रेफरेंस अलग, डिबेंचर्स अलग। अच्छा पहले तो मैं एक ही चीज समझाता हूं,
मान लो आपकी कंपनी ने 1 ईयर के अंदर 210 लोगों को ऑफर दिया, 210 पर्सन को ऑफर दिया 1 ईयर के अंदर कि आप हमारे इक्विटी शेयर्स खरीदोगे। बड़े ध्यान से सुनना। और उसमें से खरीदा खाली 190 लोगों ने, 190 पर्सन ने उसमें से आपके शेयर्स को परचेज कर लिया, शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया, ऐसे समझो। इसका मतलब आपकी कंपनी ने ऑफर कितने लोगों को दिया था एक साल में? 210 लोगों को, लेकिन खरीदने वाले खाली कितने थे? 190। तो क्या ये ओके है? नहीं, ये सेक्शन 42 वायलेट हो गया, सेक्शन 42 वायलेट हो गया। बच्चा बोलता सर क्यों वायलेट हो गया? आपने तो बोला था एक साल में 200 लोगों को देने हैं। बेटा एक साल में 200 लोगों को अलॉटमेंट नहीं करनी है, एक साल में मैक्सिमम 200 लोगों को आप ऑफर दे सकते हो, अलॉटमेंट की तो बात ही नहीं हो रही। अब देखा जाए तो अलॉटमेंट 200 से कम लोगों को ही है, लेकिन ऑफर तो आपने एक साल में 200 से ज्यादा लोगों को दिया ना, 210 लोगों को, तो सेक्शन 42 वायलेट हो गया। तो ले दे के आप ऑफर ही खाली 200 लोगों को दे सकते हो, आप 200 के 200 खरीद लें या उससे कम खरीदें, हमारे को उससे फर्क नहीं है। आप 200 से ज्यादा लोगों को ऑफर दोगे तो 42 की वायलेशन है। तो आप एक साल में मैक्सिमम 200 लोगों को ऑफर दे सकते हो। और वर्ड क्या बार बार? ऑफर, नॉट अलॉटमेंट। पहली बात तो ये समझनी जरूरी थी। दूसरी बात समझने वाली क्या है कि जो लिमिट है ये पर्सन्स के ऊपर है, ये पर्सन्स के ऊपर लिमिट है, शेयर्स के ऊपर लिमिट नहीं है। मतलब मान लो आपकी कंपनी 5 लाख नए शेयर इशू करना चाहती है, मान लो आपकी कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू 5 लाख न्यू शेयर्स इशू कर रही है, 5 लाख न्यू शेयर्स इशू कर रही है। तो 5 लाख शेयर इशू कर रहे हो, हमारे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शेयर्स पे कोई लिमिट नहीं है, शेयर डिबेंचर्स पे कोई लिमिट नहीं है। जो 5 लाख शेयर्स आप ऑफर करोगे वो मैक्सिमम 200 पर्सन को करोगे, लिमिट पर्सन पे है, शेयर्स पे नहीं है। मैक्सिमम 200 पर्सन को करोगे इन एग्रीगेट इन फाइनेंशियल ईयर, एक साल में मैक्सिमम, एक फाइनेंशियल ईयर में आप मैक्सिमम 200 लोगों को ऑफर दोगे। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी जो 200 की भी जो लिमिट है ना, ये जो 200 पर्सन की भी लिमिट है, वो फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी है, फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी है। ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी का मतलब है, ईच काइंड में क्या क्या आ गया? प्रेफरेंस, इक्विटी, डिबेंचर्स, सब कुछ आ गया। तो ईच काइंड का मतलब यह है कि आप 200 200 200 मतलब 200 डिबेंचर होल्डर्स को ऑफर दे सकते हो, 200 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ऑफर दे सकते हो, प्रेफरेंस शेयर खरीदने के लिए 200 पर्सन को, और 200 पर्सन को इक्विटी के लिए ऑफर दे सकते हो। मतलब ये जब 200 पर्सन को जो ऑफर दे रहे हो, डिबेंचर्स के लिए 200 की लिमिट अलग रहेगी, प्रेफरेंस के लिए 200 की लिमिट अलग रहेगी, और इक्विटी के लिए 200 की लिमिट अलग रहेगी। तो पहली बात तो ये समझनी थी कि जो लिमिट है वो पर्सन पे है, वो शेयर सिक्योरिटी पे नहीं है। शेयर सिक्योरिटी जितनी मर्जी इशू करो वो बात, और ये लिमिट खाली एक साल के लिए है। ऐसा नहीं कि आपकी कंपनी में एक साल में खाली 200 ही डिबेंचर होल्डर रहेंगे, आप इस साल 200, अगले साल और 200, उससे अगले साल 200, प्राइवेट प्लेसमेंट के बेस पे आप हर साल 200 200 तो कर ही सकते हो। और 200 लोगों को दूसरा शब्द ये समझना था कि इसमें की पॉइंट क्या थे। की पॉइंट अगर तुम समझो तो सेक्शन 42 में की पॉइंट क्या थे कि जो लिमिट है वो पर्सन पे है। दूसरी चीज, यहां हमारा फोकस ऑफर पे है, नॉट अलॉटमेंट पे। तीसरा जो वो है आपका कि ये जो मैक्सिमम 200 की लिमिट है वो 1 ईयर के लिए, एक साल में 200। और चौथी कंडीशन ये है जो समझने वाला पॉइंट है, चौथी कंडीशन ये है जो समझने वाला पॉइंट है कि ये जो 200 की लिमिट है ये फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी है। मतलब इक्विटी के अंदर एक साल में 200 लोगों को अलग ऑफर दे सकते हो, प्रेफरेंस के लिए अलग। तो देखा जाए तो आपने एक साल में 600 लोगों को ऑफर दे दिया, 200 इक्विटी, 200 प्रेफरेंस, 200 डिबेंचर, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक कैटेगरी के लोग को, एक क्लास के लोग को आप मैक्सिमम 200 लोगों को ऑफर दोगे एक साल में। ठीक है, एक तो ये बात हो गई प्राइवेट प्लेसमेंट की। और सेक्शन ये बोलता है कि जब भी आप प्राइवेट प्लेसमेंट करोगे तो आपको हमेशा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना है। क्या पास कराना है? एसआर। तो अब एक चीज समझने वाली चीज क्या है कि तुम्हारी कंपनी एक साल में 200 लोगों को ऑफर दे सकती है, एक साल में मैक्सिमम। तो मान लो तुम्हारी कंपनी ने 10 अप्रैल को प्राइवेट प्लेसमेंट करी और उन्होंने 40 लोगों को
40% को ऑफर दिया। प्राइवेट प्लेसमेंट में अगर मान लो तुम्हारी कंपनी ने 10 अप्रैल को एक ऑफर करी, 40 लोगों को ऑफर दिया, तो प्राइवेट प्लेसमेंट तुमने, तुम्हारी फर्स्ट प्राइवेट प्लेसमेंट 40% की हुई है, तो तुम लोगों को एसआर पास कराना पड़ेगा। अब मान लो तुम्हारी एक प्राइवेट प्लेसमेंट हो गई, मान लो तुम 15 जुलाई को एक और प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो 60 लोगों की, 60% को ऑफर दे रहे हो, तो आपको अगेन एसआर पास कराना पड़ेगा, अगेन एसआर पास कराना पड़ेगा, दोबारा एसआर पास कराना पड़ेगा। और मान लो कि आप अब 15 दिसंबर को अब 70 लोगों को और ऑफर देते हो 70% को, तो आपको अगेन एसआर पास कराना, मतलब एक साल में आप पहली बात तो आप 200 से ऊपर लोगों को ऑफर नहीं दे सकते। अच्छा सॉरी, इसमें एक चीज में गलत लिख गया, ये 60 को लिमिट को काट दो, क्योंकि आप 60 को एक बार में दे ही नहीं सकते। इसमें ना एक लिमिट और भी है कि आप एट अ टाइम एक बार में मैक्सिमम 50 लोगों को दे सकते हो, और पूरे साल में मिलाकर 200। तो मान लो आपने पहली बार 40 दिया, अगले साल 40, अगली बार में 40 दिया, उससे अगली बार में भी 40 दिया, ऑफर दिया, तो आपने जितनी बार भी ऑफर 40 लोगों को दिया इक्विटी शेयर्स खरीदने के लिए मान लो, तो उतनी बार आपको एसआर पास कराना पड़ेगा। ये तो एक बात हो गई। अब मैंने क्यों समझाई ये बात, अब मैं तुम्हें जब मैं चीज समझाने वाला हूं ना, उसके लिए एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी है। अब मैं तुम्हें पढ़वा रहा हूं जो अमेंडमेंट आई है, वो ये रही अमेंडमेंट यहां आई है। रूल 14 के अंदर अमेंडमेंट आई है, और वो रूल 14 के अंदर ये लिखा हुआ है कि पहले तो ये बता रहा है कि जब भी कोई कंपनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का ऑफर देगी तो उसे पहले एसआर पास करवाना पड़ेगा। ये तो तुम्हें पता ही है, मैं मेन बात नहीं कर रहा, मेन बात मैं यहां से करता हूं जो लिखी हुई है यहां पे। रूल 14(2) में ये लिखा हुआ है, पहले आप एक चीज समझो, रूल 14(2) है, उसमें ये लिखा हुआ है कि आपकी कंपनी जब भी ऑफर इनविटेशन देगी सब्सक्राइब को, तो एक साल में मैक्सिमम 200% को देगी इन एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक चीज हो रहा है इसमें, एक मिनट रुको, वो जो एक चीज समझने वाली वो ये है कि ये प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वाला पैराग्राफ है ना, ये गलती से ऊपर आगे नीचे आएगा यहाँ पे, इस पैराग्राफ के बाद, रूल 14(2) के अंदर इधर के बाद आएगा, यहां आएगा वो, ठीक है। अब क्या है मैं समझाता हूं, अब पढ़ेंगे, तो मैंने सब बेस बनवा ही दिया है, अब सिर्फ इसको पढ़ना है। देखो पहला रूल 14(2) ये बोलता है कि आप एक साल में, देखो रूल 14(2) में अमेंडमेंट आई है, इधर ही आई है, लिखा भी मैंने 16/10/2020 को अमेंडमेंट आई है, 16/10/2020 को रीसेंट अमेंडमेंट, तुम्हारे दिसंबर तक की अमेंडमेंट आनी है। तो अब जरा देखो, ये ऊपर वाला पॉइंट तो रूल 14(1) वाला तो मैंने खाली नॉलेज के लिए डाल दिया है। 14(1) में जो ये बता रहा है कि जब भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट इशू करेगी तो एसआर पास कराना पड़ेगा प्राइवेट प्लेसमेंट करने से पहले, और कुछ लिमिट्स हैं ऊपर, वो उसको छोड़ दो, भी हमें उसके बारे में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि मैं खाली अमेंडमेंट पे फोकस कर रहा हूँ। रूल 14(2) ये बोलता है कि एन ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट शेल नॉट बी मेड टू मोर देन 200% इन एग्रीगेट इन फाइनेंशियल ईयर। अच्छा वापस वर्ड क्या है, ऑफर और इन्विटेशन, क्या लिखा है यहाँ पे, ऑफर और इन्विटेशन, नॉट अलॉटमेंट। मैंने क्या बोला था, ऑफर पे फोकस करना है, अलॉटमेंट पे फोकस नहीं करना, कि हम एक साल में 200 लोगों को ऑफर ही नहीं देंगे। और नीचे प्रोवाइडेड दैट एनी ऑफर और इन्विटेशन मेड टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी अंडर एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन। अच्छा आपको पता होगा ना एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, और क्या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर क्या होते हैं ये भी बताता हूँ। वैसे तुम्हें पता होना चाहिए, मैं अमेंडमेंट में ज्यूम कर लूं, लेकिन मेरा मन नहीं करता ज्यूम करने का, मैं फिर भी समझा देता हूँ। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन होते हैं, तो मैं बता दूं नॉलेज के लिए, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स वो लोग होते हैं, तुम्हें अगर मैं बताऊं तो क्यूआईबी वो होते हैं जो, पहले तो क्यूआईबी बता देता हूं, जो सेबी में डिफाइन है। सेबी ने ना क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट, देखो तुम्हारे मेरे जैसे बायर जब कंपनी के शेयर खरीदते हैं, जब तुम्हारे मेरे से लोग शेयर कंपनी के खरीदते हैं, तो हमें बोलते हैं इंडिविजुअल बायर्स। तुम्हारे मेरे से लोग कौन हो गए, इंडिविजुअल बायर्स, तुम्हारे मेरे ऐसे लोग, क्योंकि हम इंडिविजुअल्स हैं। जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये लोग भी तो कंपनी के शेयर खरीदते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। जब ये लोग किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो सेबी ने एक लिस्ट बना रखी है, सेबी ने एक बहुत बड़ी लिस्ट दी हुई है, उसमें लिखा हुआ है क्यूआईबी मींस, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर मींस, ये वो बड़े बड़े लोग हैं, और मींस मतलब फाइनल। वहां पर उन्होंने 14-15 लोगों की लिस्ट दी है जिनको हम क्या मानते हैं,
क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर मानते हैं। इन्हें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहली बात तो ये इंडिविजुअल नहीं है, इंस्टीट्यूशन एक बॉडी है, और ये ना बल्क में शेयर खरीदते हैं, बड़े लेवल पे शेयर खरीदते हैं, क्योंकि इन पे पैसा बहुत होता है। तो इसमें कौन कौन होगा? बैंक्स होगा, म्यूचुअल फंड्स होगा, एफआईस। तो ये उनके बारे में बात कर रहा है। तो कहता है जब आपकी कंपनी 200 लोगों को ऑफर देती है और उसको अलॉट करती है, तो उसमें म्यूचुअल फंड्स मतलब क्यूआईबीस कवर नहीं होते। पहले तो क्यूआईबीस कवर नहीं होते, और दूसरे वो लोग कवर नहीं होते, वो एम्प्लॉइज जिनको आपने शेयर दिए हैं, वो एम्प्लॉइज जिनको आपने शेयर्स दिए हैं थ्रू ईसोप, थ्रू ईसोप। तो इसका मतलब ये लिखा ना, टू एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी अंडर स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। अच्छा, पहली बात तो ईसोप वाले एम्प्लॉइज लिए कवर नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का अलग से सेक्शन है, अलग से सेक्शन है। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर इसलिए कवर नहीं है क्योंकि इनको स्पेशल, इनका काम ही डेली बेस पे ही होता है शेयर खरीदना बेचना। तुम्हारे मेरे से बंदे शेयर डेली बेस पे नहीं खरीदते बेचते। तुम्हारे मेरे से बंदा जो होता है वो तो कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए खरीदता है कि थोड़ा टाइम में कमाएंगे, रिटर्न लेंगे। और इनका काम तो क्या होता है, और हो सकता है उसमें शेयर होल्डर बने रहे, इनका काम तो क्या है, डेली बेस पे खरीदो, जैसे प्रॉफिट हो निकालो। तो इन लोगों को इसमें कवर ही नहीं करा। तो इसका कवर नहीं करा, इसका मतलब ये नहीं कि क्यूआईबी को अलॉटमेंट नहीं हो सकती, एम्प्लॉइज को अलॉटमेंट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो तुम्हारी कंपनी 210 लोगों को ऑफर देती है एक साल में, 210 लोगों को ऑफर देती है, जिसमें से 200% नॉर्मल है, 200% नॉर्मल है, 4 क्यूआईबीज हैं एंड 6 एम्प्लॉइज हैं जिनको ईसॉप के थ्रू शेयर मिले हैं। तो देखा जाए तो हमारी कंपनी ने 210 लोगों को ऑफर दिया, लेकिन 10 लोग तो ये जो 10 लोग हैं ये गिनती में काउंट ही नहीं होंगे, 200 की गिनती में काउंट ही नहीं होंगे। तो क्या आपका ऑफर वैलिड है? वैलिड है, वैलिड है, क्योंकि आपने नॉर्मल लोगों में 200 लोगों को ही ऑफर दिया। तो वो यही कह रहा है कि 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं होंगे। लेकिन जब आप क्यूआईबीस को अलॉटमेंट करोगे इस सेक्शन में, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाएगी। तो आपको एसआर वगैरह तो पास कराना पड़ेगा, और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के लिए अलग से प्रोविजन तो वहां की रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी, और क्यूआईबी को जब आप अलॉटमेंट करोगे तो एसआर पास करवाना पड़ेगा। तो मगर ये 200 की लिमिट में काउंट नहीं होंगे, उन्होंने बता दिया। तो ये बात तो पहले से लिखी हुई थी, लिखा है ना, दे शैल नॉट बी कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ 200। 200 की लिमिट में काउंट नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि क्यूआईबी को प्राइवेट प्लेसमेंट होगी, नहीं, प्राइवेट प्लेसमेंट होगी, एसआर पास कराना पड़ेगा अगर आप क्यूआईबी को भी लॉट करोगे तो। लेकिन और वैसे भी वो तो कॉमन एसआर पास हो जाएगा ना, जब आप 210 लोगों को ऑफर दोगे तो आप इनको भी करोगे, इनको भी करोगे, तो वो ऑटोमेटिक कॉमन एसआर पास हो जाएगा कि क्यूआईबी को प्राइवेट प्लेसमेंट तो है, लेकिन वो 200 की लिमिट में क्यूआईबी वगैरह काउंट नहीं होंगे। अमेंडमेंट अभी आई है, क्या बोलता है, प्रोवाइडेड आल्सो दैट इन केस ऑफ ऑफर और इन्विटेशन ऑफ एनी सिक्योरिटी टू क्यूआईबी, सिर्फ क्यूआईबी के लिए अमेंडमेंट आई है, एम्प्लॉइज के लिए नहीं आई। क्यूआईबी, इट शैल बी सफिशिएंट इफ द कंपनी पासिस अ एसआर, प्रीवियस एसआर ओनली इन अ ईयर फॉर ऑल द अलॉटमेंट ऑफ सच बायर। और सच बायर का मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ड्यूरिंग देयर। इसका मतलब क्या, तुम्हें मैंने भी एक चीज समझाई थी, मैंने तुम्हें अभी क्या बताया कि क्यूआईबी को 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे, लेकिन वो प्राइवेट प्लेसमेंट तो कहलाएगी। तो मान लो अगर आपकी कंपनी साल में पहले, मान लो 1 अप्रैल को, 1/4/2022 को तुम्हारी कंपनी क्यूआईबीस को 5 क्यूआईबीस को अलॉटमेंट करती है, 5 क्यूआईबीस को प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ऑफर देती है, थ्रू ऑफर देती है। और मान लो उनका एक विचार हो रहा है कि वो 1 जुलाई को उनकी किसी और क्यूआईबी से बात हुई, उन्होंने बोला था कि अभी पैसा नहीं है, हम जुलाई में लेंगे। तो उन्होंने ये प्लान बनाया कंपनी ने कि हम मान लो 1 जुलाई को 3 क्यूआईबीस को दोबारा अलॉटमेंट करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। तो तुम्हारे को मैंने नॉर्मली समझाया था कि तुम्हारी कंपनी मान लो पहली बार में उन्होंने 5 लाख शेयर दिए इनको, और अगली बार उन्होंने 2 लाख शेयर दिए इनको, उस कंपनी ने, मान लेते हैं कंपनी एक्स लिमिटेड है। तो तुम्हारे को मैंने बताया था कि कंपनी जितनी बार भी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है तो एसआर पास करती है। तो अगर उन्होंने पहली बार प्राइवेट प्लेसमेंट करी तो एसआर, दोबारा कर रहे हैं वो 2 लाख शेयर की तो दोबारा एसआर। लेकिन वो ये कह रहा है, अभी अमेंडमेंट आई है कि अगर आपकी कंपनी ने जब पहली बार एसआर पास करा था, उन्होंने उसी एसआर में लिखवा दिया कि हम इस साल के अंदर जितनी बार भी क्यूआईबी को अलॉटमेंट करेंगे, जितनी बार भी क्यूआईबी को अलॉटमेंट करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट के, तो जितनी बार भी क्यूआईबी को ऑफर करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, तो हम बार बार एसआर पास नहीं करवाएंगे, इस साल के लिए, पूरे साल के लिए हम एक ही एसआर पास करवा रहे हैं। तो लॉ ने अलाउ कर दिया, लॉ ने अलाउ कर दिया। तो इसका मतलब ये कि अगर आपने पहली बार एसआर पास करवा दिया साल के स्टार्टिंग में, और उस टाइम पे आपने प्राइवेट प्लेसमेंट करवाई, और उसी में लिखवा दिया कि पूरे साल में हम जितनी बार भी क्यूआईबी को ऑफर करेंगे तो अलग से एसआर पास नहीं करवाएंगे, तो आप जब दोबारा एक साथ 1 जुलाई को कर रहे हो तो आपको दोबारा एसआर पास कराने की जरूरत नहीं है। मान लो तुम्हारा मूड होता है कि 1 दिसंबर को, 1/12/2022 को दोबारा ऑफर करना है 4 क्यूआईबीस को,
तो आपको दोबारा से एसआर पास कराने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली जो एक किस्म से एग्जम्पशन आई है, ये खाली क्यूआईबीज के लिए आई है, बाकी लोगों के लिए नहीं आई। बाकी अगर तुम्हारी कंपनी के नॉर्मल शेयर होल्डर है, तुम्हारी कंपनी अगर साल में 5 बार प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आ रही है तो 5 बार एसआर पास कराना पड़ेगा। लेकिन अभी मैंने तुम्हें बताया कि क्यूआईबी जो होते हैं इनका रूटीन वर्क होता है, खरीदना है, आए दिन खरीदते हैं, तो बार बार एसआर पास कराना कंपनी के लिए भी भारी होता था। तो इनका रूटीन वर्क है, तो इसलिए कंपनी ने क्या करा कि शेयर होल्डर से एक ही बार में परमिशन ले ली कि हम पूरे साल में जितनी बार भी प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे क्यूआईबी को, तो हम बार बार आपसे परमिशन लेंगे, आप एक ही बार अलाउ कर दो, आप एक ही बार अलाउ कर दो। तो मैं कह सकता हूं कि एक किस्म से ब्लैंकेट रेजोल्यूशन हो गया। ब्लैंकेट का मतलब होता है एक साल की परमिशन एक ही बार में दे दी, तो ये अलाउ कर दिया, ये अमेंडमेंट आई है, ये अमेंडमेंट आई है, और सिर्फ क्यूआईबीज के लिए आई है। अगर अदरवाइज आप नॉर्मल शेयर होल्डर्स को अगर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू एक साल में 5 बार अलॉटमेंट कर रहे हो, 6 बार अलॉटमेंट कर रहे हो, तो 6 बार एसआर पास कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्यूआईबीज को कर रहे हो तो क्यूआईबी के लिए अमेंडमेंट क्या आई है कि अगर आप क्यूआईबीज को एक साल में एक से ज्यादा बार अलॉटमेंट करते हो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, और आप पहले वाले एसआर में लिखवाए थे कि हम पूरे साल के अंदर अलॉटमेंट करते रहेंगे इनको, तो आपको बार बार एसआर पास करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार करा लो। बस वो एक चीज याद रखनी है कि एक साल में नॉर्मल जो शेयर होल्डर्स होंगे, सिक्योरिटी होल्डर होंगे, मैक्सिमम 200 होंगे। और क्यूआईबीज में तो वो वाली दिक्कत भी नहीं है, क्यूआईबी में वो वाली दिक्कत नहीं है क्योंकि क्यूआईबी तो मैक्सिमम की लिमिट में आते ही नहीं है, क्यूआईबी तो मैक्सिमम की लिमिट में आते ही नहीं, 200 की लिमिट में काउंट ही नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं मानी जाएगी, ये तुम्हारे को बार बार मैं फोकस करके समझा रहा हूँ कि जब आप क्यूआईबीज को अलॉटमेंट करोगे तो ये नहीं कि वो प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कहलाएगी, कहलाएगी वो प्राइवेट प्लेसमेंट ही, लेकिन क्यूआईबीज 200 की लिमिट में नहीं आते, वो एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे तुमने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय, ये नहीं है कि वो शेयर होल्डर नहीं है कंपनी के, अगर उन्होंने शेयर परचेज कर रखे, लेकिन वो 200 की लिमिट में नहीं आते। सेम यहाँ पे जो क्यूआईबी है, ऐसा नहीं कि उनको प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं हो रही, लेकिन वो 200 की लिमिट में नहीं आते, ये समझाना जरूरी था। इसी के साथ आपकी ये वाली अमेंडमेंट भी खत्म हो गई, और आपकी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज वाले चैप्टर की अमेंडमेंट भी हो गई खत्म। और ये तो तुम्हारे को बता ही चुका हूं कि जो 200 की लिमिट है फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी, वो तुम्हें बता ही चुका है। इक्विटी प्रेफरेंस डिवेंचर मतलब क्या, एक साल में 200 की इक्विटी की लिमिट अलग, 200 प्रेफरेंस अलग, 200 डिवेंचर अलग, मतलब एक साल में तुम 600 लोगों को ऑफर दे सकते हो अगर अलग अलग सिक्योरिटी के आपसे दे रहे हो। और दूसरी बात, वो जो लिमिट है वो पर्सन पे है, वापिस रिकॉल करवा रहा हूँ, वो लिमिट पर्सन पे है, शेयर्स पे नहीं है, डिवेंचर्स पे नहीं है। जितने मर्जी शेयर डिवेंचर इशू करो उससे फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात कि वर्ड ऑफर है, अलॉटमेंट नहीं है। अगर आपने 200 से ज्यादा लोगों को ऑफर दिया एक साल में, खरीदने वाले 200 से कम भी थे, तो वायलेशन है सेक्शन की, आप खाली ऑफर ही 200 से लोगों को नहीं दे सकते, 200 से लोगों को ऑफर ही नहीं दे सकते। तो ये तीसरी बात हो गई जो मैंने आपको समझा दी, और क्यूआईबी वाला मैंने पॉइंट आप समझा ही दिया। मेंबरशिप वाली अमेंडमेंट अगली वीडियो में करेंगे, ठीक। चलो टाटा। गाइस सॉरी, बस एक चीज करेक्ट कर लो, कुछ भी नहीं, वो जो पहले पॉइंट था ना सही डला हुआ था, मैंने गलत काट के इसको यहाँ डाल दिया, ये सही था, ये ऊपर ही जाएगा। एक्चुअली मेरे को ध्यान से वो लिंकिंग इसकी इस वाले पैराग्राफ से, तो मैंने गलती से नीचे डाल दिया, ये ऊपर रूल 14(1) में जाएगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे लिमिट की बात नहीं हो रही, एसआर की बात हो रही है, जो मैंने तुम्हें अभी समझाया कि एक ही बार में एसआर पास कर लोगे तो पूरे साल के लिए वैलिड रहेगा क्यूआईबीज के केस में, तो इसलिए। और रूल 14(1) एसआर की बात करता है, लिमिट की बात तो 14(2) करता है, 14(2) तो लिमिट की बात करता है, 14(1) एसआर की बात कर रहा है, तो एसआर वाली पॉइंट है, तो ये यहीं आएगा, तो ये यहीं आएगा, जो डला हुआ था सही डला हुआ तुम्हारे नोट्स में, ठीक है। बस यही छोटी सी करेक्शन, चल तो तुम्हारे नोट्स में सही डला हुआ है। टाटा बाय बाय। हाँ।